रहा है। अगर आप लोग संघर्ष नहीं करते तो शायद जिस मुकाम पे हम लोग खड़े हैं, जो आपकी पहचान है, वो पहचान, वो अस्तित्व जिंदा रहना मुश्किल है। मैं आपको एक बात कहूंगा कि जो खेती और किसानी को लोग समझते हैं, और आप सब गांव से ही आए हो, आप भी सोचते हो, चौधरी चरण सिंह जी का एक बड़ा विजन था, बहुत कुछ उन्होंने आपके लिए किया और बहुत कुछ वो आपके लिए करना चाहते थे, लेकिन उन्हें वो अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन अगर आप आज अपने जीवन पर गौर करोगे, आप ये पाओगे कि अगर चौधरी चरण सिंह जी नहीं होते, अगर चौधरी अजीत सिंह जी को आपने ताकत नहीं दी होती, जिसके बदले उन्होंने हमेशा सरकार में रहे हो या विपक्ष में रहे, आंदोलन का रास्ता लेना हो या सत्ता के गलियारों में रहकर काम करना हो, आपके हित की रक्षा की, अगर ये दोनों नहीं होते तो जिस तरीके से आज 4-5 बीघे का किसान भी एएमयू में या आगरा विश्वविद्यालय में या मथुरा किसी कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, शायद वो नौबत नहीं होती कि आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते थे। तो ये तो पृष्ठभूमि है आपकी, ये आपकी पृष्ठभूमि है, ये आपकी ताकत है। और 13 महीने से तो आप लगातार ट्रैक्टर और सड़क पे ही रहे हो। जो किसान आंदोलन रहा उसमें बड़ी भूमिका इस क्षेत्र की रही। पहले भी आपने आंदोलन किए होंगे, पहले भी आप लोगों ने संघर्ष किया, पहले भी आपने अपने न्याय की बात अपने जनप्रतिनिधियों के आगे रखी, सरकारों के आगे रखी, लेकिन कभी इस तरह का दुर्व्यवहार आपके साथ नहीं। इतने अहंकारी राजा जो प्रजा को कुचलने की सोच रखते हो, ताज्जुब होता है। कल देश के प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया, मैं नहीं जानता आपने कितनी बात उनकी सुनी या गौर किया। उन्होंने ये कहा कि जब कोविड में, महामारी में मजदूरों को प्रोत्साहित करके बड़े बड़े शहरों से अपने गांव ले जाया गया, उस कारण से बीमारी फैली। इससे अमानवीय बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि जो दिहाड़ी का मजदूर है उसके जीवन में ही संकट होते हैं, उसे नहीं मालूम कल उसको कहां से काम मिलेगा। और देश के बड़े बड़े महानगरों में, मुंबई में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, दिल्ली में, गाजियाबाद में, मेरठ में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो पहले खेती से जुड़े हुए थे, मजदूरी करते थे, अब वो पलायन करके इन शहरों में रह रहे और काम कर रहे। रात के 8 बजे 4 घंटे की मोहलत देके आपने कह दिया सब कुछ बंद, ट्रेन बंद, बस की सुविधाएं बंद। आपने ये नहीं सोचा कि दिहाड़ी का मजदूर है वो कहां से रोटी का इंतजाम करेगा, वो कैसे, अगर घर लौटना चाहता है तो कैसे लौटेगा। ये जिम्मेदारी किसकी थी? फिर लोग पैदल चलना शुरू हुए, लोगों ने सहयोग किया, गांव के लोगों ने सहयोग किया। जब उन्हें दिखाई दिया, वो दृश्य देखे आप लोगों ने, हाईवे पे चले जा रहे हैं, बिहार तक पैदल चल के जा रहे थे मजदूर, पूर्वांचल तक पैदल चल के दिल्ली से जा रहे थे मजदूर। शायद यहाँ बहुत लोग होंगे जिन्होंने सहयोग किया होगा मजदूरों, क्योंकि ये हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी थी। लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती थी? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर जब त्राही हुई, लोगों ने हाहाकार किया, तब सरकार ने श्रमिक ट्रेन शुरू की थी, याद है श्रमिक ट्रेन? और उसमें भी जो शुल्क लेके, टिकट काट के, पैसा लेके, और उसमें भी ट्रेन दूसरी दिशा में जानी थी और भेज दी दूसरी दिशा में। इतना खराब प्रबंधन सरकार का, इतना खराब प्रबंधन तो था ही नहीं कुछ।
और आज पूरी तरह पल्ला झाड़ करके अगर देश के मुखिया इस तरह की भाषा यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसकी जितनी आलोचना हम करें कम। इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को गर्क में डाल दिया है, अंधकार में डाल दिया। प्रदेश की भी यही हालत है। ये कहते थे 60-70 साल में जो नहीं हुआ हमने किया। हाँ किया आपने। 1947 से लेके अब तक 5 साल जो पिछले गए, 2016 से लेके 2020-21, ये 5 वित्तीय वर्ष जो जीडीपी की ग्रोथ है, जो प्रगति दर है, हर वर्ष घटा है। लगातार 5 वर्ष से हर वर्ष हम घटते चले गए। 1947 के बाद पहली बार 5 साल ऐसे हमने देखे हैं। उत्तर प्रदेश की वित्तीय प्रबंधन इतना खराब हो चुका, आशा कर्मी, आंगनवाड़ी, शिक्षक 6-6 महीने, 8-8 महीने तक उनको तनख्वाह सरकार नहीं दे पाई। हर विभाग में वैकेंसी है, पद खाली पड़े हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही, भर्तियां नहीं हो रही, क्योंकि कोई बजट नहीं, पैसे नहीं बच रहे सरकार पे। और वही सरकार हजारों करोड़ रुपए लुटा रही है अपने पार्टी के प्रचार में। यहां से लेके बेंगलोर तक आप एयरपोर्ट पे, बेंगलोर के एयरपोर्ट से निकलेंगे और देखेंगे कि योगी जी की तस्वीर लग रही है। दिल्ली मेट्रो पे अगर आप सवार होंगे तो आप देखेंगे कि योगी जी की तस्वीर लग रही है। जो पैसा, जिस पैसे से आप तनख्वाह नहीं दे सकते कर्मचारियों को समय में, आप मजदूरों के लिए प्रबंधन नहीं करना चाहते, वो पैसा ऐसे लुटाया जा रहा। पिछले 30 वर्षों में सबसे खराब जो स्थिति रही वो योगी जी के पिछले 5 साल में रही है। मुझे अर्थशास्त्र का ज्ञान है, मैं उस आधार पे आपको बता रहा हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने तो किताबें लिख रखी हैं इन विषयों पर, लेकिन ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से आप छुप नहीं सकते और सच्चाई है कड़वी। लेकिन जब इन बातों पे, रोजगार पे, खेती पे, इन आर्थिक विषयों पर जब ये कोई जवाब नहीं देना चाहते तो क्या कह रहे हैं जब चुनाव आ गया, क्यों ये तो परीक्षा की घड़ी है, ये वक्त है जनता का, ये वक्त जनता सवाल पूछती है, पूछ रही है और आपका हक है। आज नहीं पूछोगे तो 5 साल तो फिर गए, फिर 5 साल कौन पूछेगा आपको, फिर कुछ नहीं मिलना। तो यही वक्त है। लेकिन अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर पा रहे तो क्या कह रहे, जिन्ना को गाली दे लो, औरंगजेब को गाली दे लो। और आपने तो देखा होगा, वीडियो वायरल हो रही थी लखनऊ में, जब ज्वाइनिंग थी, स्वतंत्रता देव जी बैठे थे और जिनकी पार्टी में ज्वाइनिंग थी उनको कान में कह रहे थे, थोड़ा राष्ट्रवाद का कह दो, थोड़ा पाकिस्तान को बोल दो, ठीक हो जाएगा सब। मतलब रटा रटाया भाषण है उनके पास एक ही, इसके अलावा ना दाएं देखना ना बाएं देखना। तो ये पूरा हिसाब आप लो। मैं तो यही आपसे कहने आया हूं, पूरा हिसाब लो। आपको क्या मिला है 5 साल में? झूठा भड़काऊ भाषण और लठमार शासन। आपके हाथ में बैटरी वाली टॉर्च दी, दूसरे हाथ में का लठ पकड़ो, खेतों में तार लगाओ और पूरी रात वहां बिताओ। और बीच बीच में बाबा जी अपने दूध भी बेच देते हैं, देख के आओ कितनी फसल किसकी अच्छी हो रही है, जरा चख के देखो। सबसे महंगी बिजली रही 5 साल तो बिजली के बिल। यहाँ कितने किसान हैं जिनके कनेक्शन कटे हुए, जिन पे FIR दर्ज हो। सरकार के नजर में आप महाचोर हो। आप 20% में आते हो, जो योगी जी कह रहे हैं ना 80-20, आप उस 20% में आते हो। आपको बाबा आप ही को कह रहे हैं कि ज्यादा गर्म हो रहे हो, तुम्हें ठंडक दे दूंगा। ये जो किसान बैठे हैं तुम्हें ही जो कह रहे हैं, वो और किसी को नहीं कह रहे। और मैं एक और उदाहरण दे दूं, हम और आप सोच नहीं सकते थे ऐसी नौबत आ जाएगी। जब दूसरे भी बीतती है तब हम बैठे देखते हैं, लेकिन आज खुद पे बीत रही है। ये सोचने का वक्त है। बिजनौर से आपके पार्टी के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं,
डॉक्टर नीरज चौधरी पेशे से डॉक्टर हैं, समाज सेवा उन्होंने खूब की। कार्यकर्ताओं ने मुझे आके कहा भाई इनको टिकट दे दो, भले आदमी है, सबकी वोट ले जाएंगे। मैंने उनको टिकट दी, चुनाव लड़ रहे हैं। किसी गांव में वो जा रहे थे और वीडियो उनकी बनाई गई, वीडियो में जो ऑडियो चेंज कर दी भाजपा वालों ने और उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया। क्या कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे ले रहे थे। क्या चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी से, जिसमें किसान का खून है, जिसके रग में किसान का खून दौड़ता है, जो हमारा भाई है, क्या हम कभी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लेंगे? बाबा कहते हैं, मेरे बारे में कहा उन्होंने योगी जी ने कि ये तो दंगा करा देगा, ये लड़का दंगा करा देगा। मैं चौधरी चरण सिंह जी का नाती हूं, कोई मान सकता है कि दंगा कराऊंगा? मैं सख्त से सख्त प्रशासन आपको दूंगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। आज ये 80-20 की बात कर रहे हैं, 100% हर समाज के व्यक्ति को जो आज उनके अधिकारों से दूर रखा जा रहा है, हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर एक प्रयास में करना चाहता हूं। और जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा थी कि नीचे से उठेगी, खेत खलिहान से विकास का मॉडल तय होगा। इस प्रदेश में 58,000 से ज्यादा जो ग्राम पंचायत हैं, ठीक है, बड़ी परियोजना होनी चाहिए, नया एक्सप्रेस वे बना दो, बड़ी सड़क बना दो, ठीक है, अच्छा है, मेट्रो खड़ी कर दो शहरों में, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि यूपी में जब हमारी सारी सरकार बने, कई ऐसे छोटे छोटे स्तर के काम होते हैं जिनका लाभ ज्यादा जनता को मिलता है और ग्रामीण जनता को ज्यादा मिलता है। आप चेक डैम बनाइए, आप रेन हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा करें, ताकि जो पेयजल की संकट है, जो किसानों के लिए सिंचाई का संकट है, उसके कोई व्यवहारिक उपाय लंबे समय तक हम बना पाए। और अगर गांव का विकास होगा तभी जो है प्रदेश की तरक्की होगी। आज हमारा प्रदेश देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है। योगी जी कहते हैं हमने आय दुगनी कर दी, आय दुगनी की नहीं कही, अभी भी जो राष्ट्र का औसत है उसके आधे पे उत्तर प्रदेश है, देश के औसत के आधे पे यूपी वाले हैं। बीमारू प्रदेश में संख्या है इसकी गिनी जाती है, पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे। और इन नौजवानों से पूछ लो, किसी ने एमए कर रखी है, किसी ने डबल एमए कर रखी है, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है, किसी ने एमबीए कर रखी है, कोई लॉ पढ़ रहा है, कोई डॉक्टर कर रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है, और फिर वापस गांव में लौट रहे हैं और अपने 4 बीघे के जो उनकी खेती है उसको देख रहे हैं। यही काम रह गया है। इन सब पढ़े लिखे बच्चों से पूछोगे, इनके बैच में 90-95% जो इनके बैचमेट हैं, जो बच्चे इनके साथ पढ़ रहे थे, उनकी भी यही हालत, वो भी बेरोजगार है। और मजदूरों की स्थिति, पूरे देश का जो औसत आंकड़ा 19% ऐसे मजदूर हैं जिनकी फिक्स्ड वेज है, यानी नियमित तरीके से उनको तनख्वाह मिलती है, सिर्फ 19% देश का आंकड़ा है। वही आंकड़ा घट के यूपी में 11%, यानी प्रदेश में सिर्फ 11% ऐसे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, जो कामगार है और जिसको ये पता है कि मुझे तनख्वाह मिलेगी। तो बहुत गरीबी है, कुपोषण है। 50% हमारे बच्चे, उनकी हाइट कम रह जाती है क्योंकि उनको सही पोषण नहीं मिल रहा सही समय पे, उनका वजन घटा रह जाता है। और जब उनकी हाइट नहीं बढ़ रही, उनकी शारीरिक क्षमताएं नहीं विकसित हो रही, उनके मनोवैज्ञानिक क्षमताओं पे उसका प्रभाव पड़ता है। क्या करेंगे बच्चे भविष्य में? ये जमीनी बातें हैं, ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और अगर हम इन बातों की फिक्र नहीं करेंगे, अगर हम अच्छे सकारात्मक लोगों को मौका नहीं देंगे, तो कोई हल नहीं निकलना। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, भगवती जी भले आदमी है, विधायक रहे, और मैं जानता हूं कि इस बार तो ये माहौल था कि एक सीट पे 10-10 दावेदार थे, एक सीट पे 10-10 दावेदार थे। इस क्षेत्र से भी बहुत लोग मांग रहे थे टिकट, लेकिन ये कोई बुरा मानने की बात नहीं है। आपने मुझ पे पगड़ी बनाई मुझे, और चौधरी अजीत सिंह जी के बाद एक जिम्मेदारी दी है, लेकिन
अगर आज आप मेरे फैसले को नहीं मानोगे तो भविष्य में कोई स्वीकार्यता नहीं बन पाएगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो फैसला लिया गया है, सवाल सिर्फ भगवती का ही नहीं है, सवाल तो ये है कि आप मुझे ताकत देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते। तो वक्त नहीं रहा, कल का दिन है, अपने गांव में निगाह डाल दो, कहीं कोई नाराजगी हो उसे दूर कर लो, मना लो। और हर समाज, मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारे 24 साल के समय जो सामाजिक समीकरण था, किसान और मजदूर, अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, अति पिछड़ा हो, अगड़ा हो, जो भी व्यक्ति गांव में रह रहा है, उसके अंदर आज एक नई चेतना दौड़ रही है। उसे एहसास हो रहा है कि बहुत हम लोग कमजोर हो गए। मैंने कभी सोचा नहीं था, हम लोग तो संघर्ष करते थे, सवाल पूछते थे सरकारों से, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो भी दिन, वो भी नौबत होगी कि प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहेगा कि मैं मवाली और गुंडा हूं। तभी उन्होंने हाथरस पे लाठी चलाई। मैं तो पूछना चाहता हूं बाबा से, मैंने कौन सा अपराध किया था कि मुझ पे लाठी चलाई आपने? कौन सा मुकदमा दर्ज है मेरे खिलाफ? अब वो लाठी मुझ पे नहीं चली थी या हमारे कार्यकर्ता पे नहीं चली थी, वो तो आपके मान सम्मान का सवाल है। तो इसलिए ये उपाय मेरे हाथ में नहीं, इसका जवाब मैं दे नहीं सकता, इसका जवाब मैं दे नहीं सकता, ये आपके हाथ में है। पूरा आशीर्वाद दो। और जो पश्चिम क्षेत्र का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कैसे तेजी से हम विकास कर सकते हैं, ग्रामीण भारत में कैसे हम नई क्रांति पैदा कर सकते हैं और कैसे उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ला सकते हैं, ये मेरी चिंता और जिम्मेदारी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।